तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है MGSU मित्रालय में। MGSU मित्रालय क्लासेस आपके लिए लेकर आए हैं मैराथन क्लासेस सेमेस्टर 4 इतिहास। विश्व इतिहास आपकी बुक का नेम है वर्ल्ड हिस्ट्री, और जिसका आपका पार्ट 1 हम आपको पहले ही उपलब्ध करा चुके हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने मॉडल पेपर और साथ में जो आपके सिलेबस है उसको डिस्कस किया था। तो आपको सिलेबस अगर नहीं मालूम तो आप पार्ट 1 जाकर के चेक कर सकते हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं पार्ट 2, तो जल्दी से जुड़ जाइए हमारे क्लासेस के साथ। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सेमेस्टर 4 वर्ल्ड हिस्ट्री यूनिट 1 की तरफ चलते हैं। सबसे पहले तो हम एक बार आपके MCQs देख लेते हैं यूनिट 1 के। यूरोपीय गठबंधन और संकट। तो देखिए, फ्रांस रूस सैन्य संधि कब हुई थी? 1854 के अंदर। आपको सीधा आंसर बता रहे हैं हम, ताकि आप देखिए आपका एग्ज़ाम जस्ट बहुत करीब है, तो आपको गलत आंसर देने का क्या मतलब है? मतलब जो आपके ऑप्शनल्स होंगे वो क्यों बता रहे हैं? सीधा राइट आंसर बता देते हैं, ताकि आपको जब ऑप्शन वो दिखाई दे राइट आंसर वाला, आप तुरंत टिक कीजिए, तुरंत फिल कीजिए। आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है ये प्रश्न। फ्रांस रूस सैन्य संधि 1854 में। मोरक्को संकट 1905 से 1906। और बर्लिन कांग्रेस उद्देश्य, उसका बर्लिन कांग्रेस का उद्देश्य क्या था? यूरोपीय शांति ही उनका मुख्य उद्देश्य था। पूर्वी प्रश्न क्या था? ठीक है, ये कह सकते हैं आपके क्वेश्चन था। पूर्वी प्रश्न क्या है, किससे संबंध रखता है? तो ये तुर्की के पतन से संबंध रखता है। ठीक है, मतलब तुर्की का जब पतन हो गया तो उसका नेतृत्व कौन संभालेगा, यही उसका पूर्वी प्रश्न था। इसके बारे में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं पूर्वी प्रश्न के बारे में। बाल्कन संकट कारण। तो देखिए, बाल्कन संकट का क्या कारण था? ऑस्ट्रिया और रूस का संघर्ष, यही उनका कारण बना। ठीक है, बाल्कन संकट का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया और रूस के बीच का संघर्ष। ट्रिपल अतांत, इसके अंदर कौन कौन से राष्ट्र थे? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। चलिए आगे चलते हैं। बिस्मार्क और जर्मनी का एकीकरण। तो देखिए नीति, बिस्मार्क की नीति क्या थी? संतुलन की नीति थी। एकीकरण, जर्मनी का एकीकरण कौन से वर्ष में हुआ था? 1871 के अंदर। गठबंधन उद्देश्य, मतलब गठबंधन का उद्देश्य क्या था? यूरोपीय शांति। त्रिगुट संधि, देखिए त्रिगुट संधि कब हुई? 1882 में। किन देशों के बीच हुई? इटली व ऑस्ट्रो हंगरी के साथ में। इटली, ऑस्ट्रो हंगरी, ऑस्ट्रिया मतलब। ठीक है। रूस से संधि, तो देखिए रूस जर्मनी पुनः बीमा समझौता हुआ था। ठीक है। इस्तीफा, तो इस्तीफा किसने दिया था? बिस्मार्क ने दिया था। किसके चलते दिया था? कैसर विलियम द्वितीय के विवाद के कारण के चलते। मतलब कैसर विलियम द्वितीय ने उन पर इतना दबाव बना दिया कि बिस्मार्क ने इस्तीफा दे दिया था। कब दिया था? 1890 के अंदर। वो उस वक्त जर्मनी का नेतृत्व कर रहे थे। कौन? बिस्मार्क। और उन्होंने अपना गद्दी से छोड़ दिया, गद्दी को इस्तीफा दे दिया। और किसने संभाला फिर नेतृत्व? कैसर विलियम द्वितीय ने। चलिए आगे चलते हैं। एक नज़र फटाफट से रिक्स्थान की ओर उठा लेते हैं। यूनिट 1 की रिक्स्थान जो है, 1871 में जर्मनी ने पेरिस समझौते के साथ फ्रांसीसी एशियाई युद्ध समाप्त किया। आपके यहाँ पे फ्रांसीसी एशियाई एक रिक्स्थान है। बिस्मार्क ने 1887 में रूस के साथ रिक्स्थान समझौता किया था। कौन सा समझौता किया था? रूस जर्मनी समझौता किया था। कब किया था? 1887 में। किसके साथ किया था? रूस के साथ किया था। किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। तो देखिए आगे हम ये भी बात करेंगे कि बिस्मार्क की जो नीति थी वो सबके साथ मित्रता की थी। वो जानता था कि किसी के साथ लड़ाई ना करें तो ही भलाई हो, क्योंकि वो लड़ाई करेंगे तो सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति सभी के अंदर हम कमज़ोर होते चलेंगे। ठीक है। कैसर विलियम द्वितीय की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य क्या था? जर्मनी का वैश्विक प्रभुत्व। मतलब कैसर विलियम जो है वो बिस्मार्क की नीति से थोड़ा सा अलग थे। वो चाहते थे कि हम फटाफट से जर्मनी का पूरा नेतृत्व करें। जर्मनी पूरे विश्व के अंदर एक तरह से मिसाल बन जाए, महाशक्ति बन जाए, और सभी देशों का नेतृत्व कौन करे? जर्मनी। जर्मनी सब पर राज करे, ये चाहता था कौन? कैसर विलियम द्वितीय। बिस्मार्क ने रूस से तटस्थता का समझौता किया था। अच्छा, बिस्मार्क ने रूस से क्या, कौन सा समझौता किया? तटस्थता। तटस्थता क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी का पक्ष भी ना रखें ना विपक्ष रखें, मतलब ना इधर की बात करेंगे ना उधर की बात करेंगे, आप बस इंडिविजुअल रहेंगे। ओके, वो होती तटस्थता का नियम। बाल्कन संकट का प्रमुख कारण क्या था? स्लाव जातियों की ओर बढ़ते राष्ट्रीय आंदोलन। तो देखिए उसका क्या कारण था? स्लाव जातियों की तरफ जो आकर्षण बढ़ रहा था, राष्ट्रीय आंदोलन,
वो क्या हो रहा था कि स्लाव जातियां अब स्वतंत्रता चाहती थी। इसके चलते बाल्कन संकट का जो कारण है वो ये बन गया। चलिए, बिस्मार्क ने 1889 में तो ऑस्ट्रिया और इटली के साथ ट्रिपल गठबंधन की शुरुआत की। जो ऑस्ट्रिया और इटली है उन्होंने ट्रिपल गठबंधन शुरू किया जर्मनी के साथ मिलकर के। अब हम बात करने वाले बड़े क्वेश्चंस की तरफ से, तो उन क्वेश्चंस को आराम से देखिए और सुनते चलिए। आपके घर का जो आपका सबसे बढ़िया फेवरेट कोना है, फेवरेट जगह है, वहाँ पर शांति से बैठिए। ईयरफोन है तो ईयरफोन लगाइए और ध्यान से कहानी की तरह बस सुनते चलिए। ये कहानी की तरह ही है हिस्ट्री को, इतिहास को जिया जाता है, तो बस जिए इतिहास को, है ना। ठीक है, आप ध्यान से कहानी की तरह इसको सुनते चलिए। बिस्मार्क की आंतरिक नीति की तरफ हम बात करते हैं। सबसे पहले तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि बिस्मार्क की आंतरिक नीति थी क्या। तो बिस्मार्क ने जर्मनी को अंदर से मजबूत किया था, चर्च को कंट्रोल किया था, जो चर्च होता है उस पर नियंत्रण हासिल किया था, समाजवाद को दबाया था और वेलफेयर स्कीम्स यानी कि सामाजिक जो उन्नत की योजनाएं होती हैं वो लागू की थी। किसने? बिस्मार्क ने। उसका लक्ष्य क्या था? वो चाहता था कि हम संगठित हों और स्थिरता आ जाए। स्थिरता का मतलब क्या है कि ना हम ज़्यादा गरीब हों ना ज़्यादा अमीर हो ना हो, हम कम से कम स्टेबल हो जाएं, हमारी अर्थव्यवस्था है वो स्टेबल हो जाए। और लोहा और खून की जगह अब आया था कानून और नीति। मतलब जो लोह रक्त की नीति है वो नहीं अपनाई इसने नीति अपनाई कानून और नीति की, यानी कि सब जो है युद्ध उसने छोड़ दिए। वो चाहता था कि सिर्फ संधियां करो और अच्छी मित्रता बनाओ सब देशों के साथ में। तो चलिए आगे बात करते हैं। बिस्मार्क की आंतरिक नीति उद्देश्य क्या है? शक्ति और स्थिरता का संतुलन, यानी शक्ति और स्थिरता का संतुलन बनाए रखना। कैसे? जर्मनी के एकीकरण के बाद बिस्मार्क का लक्ष्य था नए राष्ट्र को स्थिर, संगठित और सशक्त बनाना। नया राष्ट्र कौन सा बना है? जर्मनी, क्योंकि उसका जस्ट एकीकरण हुआ ही था। तो उसको क्या बनाना है? स्थिर बनाना है, संगठित बनाना है, सशक्त बनाना है। फिर उसकी नीति थी व्यवहारिक राजनीति नीति पर आधारित। तो व्यवहारिक राजनीति क्या होती है? जो सिंपल, ना कुछ उसमें ज़्यादा होशियारी करना, ना उसके अंदर किसी की चापलूसी करना। व्यवहारिकता थी सबके साथ में। व्यवहारिकता का मतलब है किसी अगर अपन देश से बात भी कर रहे हैं तो उसके साथ में ना ज़्यादा पक्ष कर रहे हैं ना विपक्ष कर रहे हैं, बस इन आराम से बात की जा रही है, मित्रता की जा रही है, व्यवहार रखा जा रहा है सबसे। कहते हैं ना कि उसका व्यवहार बड़ा अच्छा है, तो व्यवहारिक नीति थी उसकी। किसकी? बिस्मार्क की। वह शक्ति को साधन नहीं, राष्ट्र की सुरक्षा का आधार मानता था। वो साधन मतलब साधन का मानना ये होता है जैसे मेरे पास शक्ति बहुत है तो मैं इसको साधन मान करके सब पे कब्जा करना चाहता हूँ। नहीं, वो बिस्मार्क ये नहीं चाहता था। वो इसे समझता था कि शक्ति का मतलब ये है कि जब जरूरत पड़े तब हम अपनी सुरक्षा कर सकें। कब्जा करने के लिए शक्ति नहीं होती। ये किसका मानना था? बिस्मार्क का था। ठीक है, वो सुरक्षा के लिए इसको शक्ति को उपयोग करता था। फिर आगे बात करेंगे ये अपनी चर्च से संबंध। उसका एक नियम था कुल्ट कम्फ। क्या? कुल्ट कम्फ। इसके अंदर जो आपका टी और आर है वो साइलेंट है। इसका मतलब क्या है? देखिए, कुल्ट कम्फ का मतलब है बिस्मार्क ने कैथोलिक चर्च की बढ़ती ताकत को चुनौती दी। देखिए, जो चर्च है उनकी ताकत बढ़ रही थी, धार्मिक जो ताकत है वो संभाल रहे थे राष्ट्र को। उसने कहा राज्य सर्वोपरि है। इसी नीति को कुल्ट कम्फ यानी कि संस्कृति संघर्ष कहा गया। क्या कहा गया? संस्कृति संघर्ष। उसने धार्मिक स्कूलों और चर्च के प्रभाव को सीमित किया। चर्च के प्रभाव को सीमित कर दिया। कैसे? उन पर नियम लागू कर दिए। हालांकि बाद में विरोध किया गया जिसके तहत उसने समझौता कर लिया। जो नियम उस पर कठोर कर दिए गए थे चर्च के ऊपर, वो नियम वापस से हटा दिए गए और जो नियम थे वो थोड़े से कम कर दिए। ठीक है, क्या कर दिया उसने? चर्च के साथ संघर्ष किया कि जो चर्च अपनी ताकत को बढ़ा रहा है, वो चाहता है कि राष्ट्र के ऊपर चर्च का दबदबा रहे, वो कम करना चाहता था, लेकिन वो पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। लास्ट में समझौता करना पड़ा। किसको? बिस्मार्क को। समाजवाद पर नियंत्रण और सुधार। तो देखिए, बिस्मार्क को डर था कि समाजवादी आंदोलन राज्य की एकता को तोड़ सकता है। जो आंदोलन हो रहे थे समाज के अंदर, वो जो राज्य की एकता है उसको तोड़ सकता है, सब गुटों के अंदर बंट जाएंगे, है ना।
कोई अलग हो जाएगा, कोई कैसे हो जाएगा, सब आपस में विरोध करेंगे तो राष्ट्र तो टूट जाएगा। उसको उसका डर था, तो उसने क्या किया, एंटी सोशलिस्ट लॉ बनाया 1878 के अंदर। ठीक है, ये क्या था, लेकिन साथ ही जनता को खुश भी करना चाहता था। ये लॉ तो बना लिया, इस लॉ के अंदर क्या था कि आप समाज के जो आंदोलन कर रहे हो उसमें सरकार के खिलाफ नहीं आ सकते। ठीक है, ये उसने लॉ बनाया था 1878 के अंदर, जिससे समाज को थोड़ा सा अफेक्ट हुआ, वो नाखुश हो गए। अब उनको खुश कैसे किया जाए, तो उसने खुश करने के लिए एक क्या कहते हैं स्कीम लागू की, स्टेट सोशलिज्म की नीति। ये क्या कहलाती है, इसमें बीमा, पेंशन, दुर्घटना सहायता और श्रमिक सुरक्षा जैसी योजनाएं दी गई। भाई उनको कुछ ना कुछ तोहफे दे दिए ना, बीमा, पेंशन, दुर्घटना सहायता, मतलब कोई क्राइसिस हो जाए तो उसके अंदर आपको हेल्प की जाएगी, श्रमिक सुरक्षा, एक तरह से इंश्योरेंस कह सकते हैं हम उसको। इस तरीके से उनको दिया गया, खुश करने के लिए उनके ऊपर सुधार का कार्यक्रम चलाया गया बिस्मार्क के द्वारा। बिस्मार्क कहाँ से, जर्मनी से। आर्थिक और औद्योगिक विकास, तो देखिए बिस्मार्क ने आर्थिक और औद्योगिक विकास कैसे किया जर्मनी में, इससे घरेलू उद्योग को बढ़ावा मिला। किससे, कि भाई उसने औद्योगिक क्रांति को केंद्र बना लिया जर्मनी को। जर्मनी में अब कैसे कहते हैं अपन, इंडस्ट्रियल फोकस होने लगा, इंडस्ट्री को फोकस किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग खोले जाएं ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे। फिर यूरोप की आर्थिक शक्ति बनकर उभरा, यूरोप का हिस्सा है जर्मनी, उसके अंदर कौन है आगे आया आर्थिक शक्ति के तौर पर, इंडस्ट्रियल तौर पर कौन आया, जर्मनी आगे आया। राजनीतिक नियंत्रण और सम्राट की सुपरमेसी, तो देखिए उसने संसद को सीमित अधिकार दिए। किसने, बिस्मार्क ने। हम किसकी बात कर रहे हैं, बिस्मार्क। जर्मनी को किस तरीके से बिस्मार्क ने अपनी नीति को बताया, आंतरिक जो नीति है बिस्मार्क की वो कैसे बताई उसने, कि संसद को तो सीमित अधिकार दे दिए, फिर सम्राट को सर्वोच्च बना दिया, यानी सम्राट के पास ज़्यादा शक्तियाँ दे दी। राजनीति में बिस्मार्क ने चालाकी, विभाजन और अनुशासन से काम लिया। देखिए चालाकी विभाजन तो है, अनुशासन का मतलब उसने किस तरीके से अनुशासन दिखाया कि जो समाज के अंदर कुछ अगर खिलाफ में हो रहा है तो उसको खिलाफ को दबाया भी, उनको खुश भी किया। ठीक है, स्कीम लॉन्च की ना। और फिर अनुशासन का मतलब है कि उसने लड़ाइयों को, युद्धों को परे रखा, मित्रता का स्वभाव अपनाया। फिर बात करें उसका उद्देश्य क्या था, स्थिरता किसी भी कीमत पर, मतलब उसका उद्देश्य ये था कि स्थिरता आनी चाहिए, स्टेबिलिटी आनी चाहिए, जर्मनी को डूबने नहीं देना है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है, अनुशासन और व्यवहारिकता का मिश्रण। तो देखिए बिस्मार्क की आंतरिक नीति दमन और विकास दोनों का संगम थी, मतलब दमन भी हो रहा है तो विकास भी हो रहा है। दमन का मतलब क्या है, कोई अगर सरकार के खिलाफ आ रहा है या फिर राष्ट्र के खिलाफ आ रहा है, राष्ट्र के खिलाफ जैसे चर्च जा रहा था, चर्च ताकतवर हो रहा था तो उसका दमन करने की कोशिश की। विकास कैसे किया, समाज को ज़्यादा से ज़्यादा सुधार कार्यक्रम चलाए गए, अलग अलग तरह की नीतियाँ दी गई, है ना। और उसने विरोधियों को दबाया लेकिन जनता को सुरक्षा दी। उसके कारण जर्मनी एक शक्तिशाली, संगठित और आधुनिक राष्ट्र बना। किसके कारण, बिस्मार्क के कारण। क्या क्या नीतियाँ बताई वह भी आपको मैं वापस एक रिकैप देने वाला हूँ, जो आगे चलकर यूरोप की राजनीति को केंद्र बन गया। चलिए अब हम एक रिकैप ले लेते हैं कि अभी तक हमने पढ़ा क्या। क्वेश्चन क्या था 1870 में, सॉरी क्वेश्चन गलत बता रहे हैं यहाँ पे, अपना क्वेश्चन था बिस्मार्क की आंतरिक नीति। तो देखिए बिस्मार्क की आंतरिक नीति क्या थी, उद्देश्य बताया सबसे पहले अपन ने कि बिस्मार्क के उद्देश्य क्या थे, चर्च से संघर्ष बताया। ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे आपको बता दूं मैं पहले ही, ये क्वेश्चन इसका नहीं है। क्वेश्चन अभी हमारा है बिस्मार्क की आंतरिक नीति, यहाँ पे एक टाइपिंग इशू हुआ है। देखिए मैंने आपको बता दिया, हम भी एक इंसान ही है, ह्यूमन एरर होना संभव है, कोई रोबोट, कोई एआई नहीं है जो आपके एकदम करेक्ट आंसर आपको प्रोवाइड करे। मतलब आंसर प्रोवाइड हो सकता है लेकिन कई बार ये टाइपिंग इशू हो सकता है। टाइपिंग इशू जैसे कि अब यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके 1870 वाला, ये आपके इस पेज के अंदर आ गया गलती से, है ना। तो हम आपको उसको करेक्ट करते हैं, आप समझिए इस बात को, है ना। चलिए क्वेश्चन था हमारा बिस्मार्क की आंतरिक नीति। तो हमने क्या बात की कि चर्च से संघर्ष किया, चर्च का जो ताकत बढ़ रही थी उसको उसने दबाया, समझौता किया। समाजवाद पर नियंत्रण किया। समाजवाद पर नियंत्रण कैसे किया, समाज जो उसके खिलाफ आ रहा था, आंदोलन कर रहा था जिससे कि राष्ट्र टूट सकता था, उसने उसका दमन किया। और समाज को खुश करने के लिए फिर क्या किया, योजनाएं लागू कर दी। ठीक है, और योजनाएं क्या थी, बीमा, पेंशन, सहायता,
क्राइसिस आएगी तो सहायता, आपके कोई श्रमिक है तो उसको सहायता, इस तरह की योजनाएं लागू करके समाज पर नियंत्रण का, कहते हैं ना, समाज पर नियंत्रण हासिल कर लिया। आर्थिक और औद्योगिक विकास, तो आर्थिक औद्योगिक विकास भी किया उसने, मतलब उद्योगों पर ध्यान दिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, है ना, आर्थिक तौर पे भी काम किया। राजनीतिक नियंत्रण, राजनीतिक नियंत्रण कैसे किया, संसद को तो बना दिया कमजोर, थोड़ा कम पावर दी, सम्राट को ज़्यादा पावर दी, है ना, तो सम्राट के पास ज़्यादा पावर है तो ज़्यादा काम कर पाएगा सम्राट, लेकिन हाँ उसके लिए ये भी ज़रूरी है कि सम्राट सही हो, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकलता है, मैंने अभी आपको निष्कर्ष ऊपर बता ही दिया कि जर्मनी एक शक्तिशाली और संगठित और आधुनिक राष्ट्र बनकर के उभरा, ठीक है। चलिए, ये बिस्मार्क की आंतरिक नीति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए वो क्वेश्चन इस पेज का है ना, वहाँ पे गलती से टाइपिंग एरर के थ्रू लिखा गया था। 1870 ईस्वी में यूरोप की राजनीतिक स्थिति, तो इसका भी मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ कि किस बारे में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए 1870 के अंदर यूरोप कैसा था, उसकी पॉलिटिकल वे कैसा था, राजनीतिक स्थिति कैसी थी। और यूरोप के अंदर मैं आपको बताता हूँ कई अलग अलग छोटे छोटे देश आते हैं, राष्ट्र आते हैं उस वक्त, ठीक है, तो उसकी स्थिति हमें बतानी है। यूरोप के अंदर जो छोटे छोटे राष्ट्र थे ना, उनकी हर एक की स्थिति हमें इंडिविजुअली बतानी है। तो देखिए 1870 का यूरोप एकदम, कहते हैं पावर गेम जोन, पावर गेम जोन का मतलब है जो जहाँ हर कोई शक्ति चाहता था, एक गेम चल रहा है उस गेम के अंदर हर कोई जीतना चाहता है, वैसा ही कुछ था। हर देश ताकत और उपनिवेश की दौड़ में था, ताकत सबको शक्ति चाहिए, उपनिवेश यानी कि कब्जा करना कि ये देश मेरे अंडर आना चाहिए, वो देश मेरे अंडर आना चाहिए, सबका मालिक कौन, मैं, सब यही चाहते थे। यूरोप के अंदर जितने भी देश थे ना, वो सब यही चाहते थे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा देशों पे कब्जा करें। तो हुआ क्या, ब्रिटेन ट्रेड से छाया हुआ था, मतलब ब्रिटेन ने क्या किया, वो ट्रेड कर रहा था, ट्रेड से समझ रहे हो आप कि व्यापार कर रहा था, जिससे वो आगे आया। फ्रांस क्या कर रहा था, फ्रांस तो बदले की आग में जल रहा था, फ्रांस के ऊपर पहले कई अटैक हुए थे जिसके तहत वो फ्रांस तो बदले की आग में था कि कैसे भी करके बदला लेना है, ठीक है, और यूरोप पे कब्जा करना है, पूरे यूरोप का राजा बनना है। तो जर्मनी और इटली अभी अभी एकीकृत हुए थे, मतलब वहाँ पे जस्ट अभी स्वतंत्रता संग्राम कंप्लीट हुआ था उनका, पूरा एक राष्ट्र के तौर पे वो बना ही था, जर्मनी और इटली, ठीक है। तो वहाँ पे अभी वो कहते हैं कि वो तो अपनी पहचान बना रहे थे, अभी खुद उभर रहे थे, कौन, जर्मनी और इटली। तो पीस के नाम पर सब वॉर की तैयारी कर रहे थे, जो शांति अभी चल रही थी ना 1870 के अंदर, वो शांति नहीं थी, वो सब अंदर ही अंदर तैयार हो रहे थे एक बहुत बड़े युद्ध के लिए। चलिए टॉपिक पे जल्दी से बात करते हैं। परिचय क्या देंगे, एक बदलता हुआ यूरोप। आप इन पॉइंट्स को एज अ टीज लिख सकते हैं। आपके देखिए आंसर के अंदर जब आप लिखते वक्त कुछ पॉइंट्स का यूज़ करते हैं ना, तो चेक करने वाले पे प्रभाव पड़ता है, उस पर इम्प्रेशन आता है कि हाँ कि लिखने वाले ने कुछ तगड़ा लिखा है, मज़ेदार लिखा है ना। तो आप जब पॉइंट्स को यूज़ करेंगे, उसको अंडरलाइन करके लिखेंगे, तो उसको नज़र में भी आएगा और वो चीज़ उससे हाईलाइट होगी कि हाँ इसको लिखना आता है, प्रेजेंट करना आता है। चलिए, एक महाद्वीप जहाँ औद्योगिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने सब कुछ हिला दिया, सब कुछ बदल के रख दिया। किसकी बात हो रही, यूरोप महाद्वीप की बात हो रही, और यूरोप महाद्वीप के अंदर कई राष्ट्र आते हैं, ठीक है। हर देश शक्ति, उपनिवेश और प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष कर रहा था। यूरोप के अंदर हर देश, छोटा छोटा राष्ट्र, उपनिवेश, शक्ति और प्रतिष्ठा के लिए संघर्ष कर रहा था, लड़ाई लड़ रहा था अपनी अपनी। यह वो दौर था जब राष्ट्रवाद यानी नेशनलिज्म और साम्राज्यवाद यानी इंपेरियलिज्म की लहरें राजनीति, अर्थव्यवस्था और समाज की हर जगह छाई हुई थी। मतलब कोई राष्ट्रवाद यानी कि हमारा राष्ट्र ही सबसे ऊपर है, इसके थ्रू चल रहा था। कोई साम्राज्यवाद कि नहीं, कि पूरे विश्व पे मेरा साम्राज्य होना चाहिए, इस नीति पे काम कर रहा था, ठीक है। कोई अपने राष्ट्र को सुधारने की बात कर रहा है, कोई बात कर रहा है कि नहीं राष्ट्र को तो छोड़ो, मैं सबके ऊपर राज करना चाहता हूँ, इसके ऊपर बात कर रहा है। तो राष्ट्रवाद क्या है, खुद के ऊपर काम करना। साम्राज्यवाद क्या है, सब पे राज करना। तो सब अलग अलग नीतियों से काम कर रहे थे और सब शक्ति के पीछे लग ही रहे थे। इस दौरान हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रिटेन की। यूरोप के जो छोटे छोटे देश हैं, छोटे छोटे तो कैसे कह सकते हैं, बहुत बड़े बड़े देश थे वैसे इनके अंदर शामिल। तो इन देशों के बारे में बात करेंगे कि इनकी स्थिति उस दौरान क्या थी 1870 के दौरान। तो देखिए ब्रिटेन जो है वो समुद्रों का बादशाह कहलाता था। समुद्र का बादशाह क्यों, ब्रिटेन उस समय दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति था, ठीक है। द एम्पायर ऑन विच द सन नेवर सेट्स,
मतलब ब्रिटेन के लिए एक कहावत कही जाती है, एक ऐसा साम्राज्य जहाँ सूरज कभी अस्त नहीं होता, मतलब सूरज कभी डूबता नहीं है। वहाँ हर दिन हर रात काम चल रहा है, औद्योगिक इंडस्ट्रियलाइजेशन चल रहा है। वो अपने साम्राज्य को इतना पावरफुल बनाने में लगे हैं कि दिन रात काम कर रहे हैं, कोई सो नहीं रहा। ऐसी बात, मतलब सोते हैं लेकिन कहावत के तौर पर ही कहा जाता है। ठीक है, एक ऐसा साम्राज्य जहाँ कभी सूर्य अस्त नहीं होता। आपसे इस लाइन को यूज कर सकते हैं। ब्रिटिश नौसेना उसकी रीढ़ थी। क्या कारण था? ब्रिटिश नौसेना, समुद्रों का बादशाह, तभी तो कहते हैं उसको। और उपनिवेश उसकी ताकत का प्रतीक था। उपनिवेश का मतलब देखिए, जैसे कि भारत के ऊपर किसका उपनिवेश था? भारत किसका उपनिवेश था? ब्रिटेन का। ब्रिटिश इंडिया कहते हैं ना, मतलब ब्रिटिश इंडिया के ऊपर किसका राज था, किसका कब्जा था? ब्रिटेन का। तो उपनिवेश, ब्रिटेन ने ऐसे ही कई देशों को अपना उपनिवेश बना रखा था, जैसे भारत है और भी कई छोटे छोटे देश हैं जिसको उसने उपनिवेश बना रखा था। ठीक है, ये उसकी ताकत का प्रतीक था कि कितनी जगहों पे देखो मैंने कब्जा कर रखा है। वह अपने औद्योगिक उत्पादन और समुद्री व्यापार से पूरे विश्व पर आर्थिक नियंत्रण रखता था। देखिए, जब समुद्र के थ्रू व्यापार उस वक्त ज़्यादा होता था, ठीक है, और वो अपने क्या करता, ट्रेड करता सबके साथ में। वो दूसरे देशों में जाता, अपना माल बेच कर आता और उससे क्या होती, इनकम होती, आर्थिक नियंत्रण रहता सब पे। आई बात समझ में? ब्रिटेन कैसे काम कर रहा है? ब्रिटेन अपनी समुद्रों पे अपने राज कर रख रहा है, फिर अपने उपनिवेश की ताकत दिखाता है, साथ में ट्रेड करता है सबके साथ, विश्व के अंदर ट्रेड करता है। ये हुई ब्रिटेन की बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रांस की। तो देखिए, फ्रांस प्रतिष्ठा और प्रतिशोध की खोज में, मतलब कि वो एक तो पहले से आग में था। आग में से मतलब है कि उससे गुस्से में था, उससे तो बदला लेना था। क्यों? क्योंकि देखिए उस पर पहले भी खूब अत्याचार हुए हैं, तो समझिए, मतलब खूब जगहों से उस पर आक्रमण हुआ, जिसके चलते अब वो बदले की आग में था। देखिए, फ्रांस पर नेपोलियन थर्ड का राज था उस टाइम पर। एक बार फिर यूरोप का नेता बनने का सपना देख रहा था। कौन? नेपोलियन थर्ड। सबसे पहले जो एक बार यूरोप का जो नेता था, यूरोप के अंदर जिसका पहले चलता था, किसकी चलती थी यूरोप में सबसे ज़्यादा? फ्रांस की चलती थी। लेकिन ब्रिटेन ने उसको हराया और ब्रिटेन उसका यूरोप का नेता कहलाया। अब क्या हो रहा है? नेपोलियन थर्ड वापस चाहता है कि फ्रांस एक बार फिर से यूरोप का नेता बने, यूरोप को गाइड करे, वो सबसे शक्तिशाली बन जाए। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और सैन्य नीति उसे जर्मनी से टकराव की ओर ले जा रही है। मतलब उसे काम तो क्या करना चाहिए, यूरोप में सबसे ज़्यादा पावरफुल बनने के लिए, लेकिन उसका सारा टाइम वेस्ट हो रहा है जर्मनी के खिलाफ काम करने में, क्योंकि जर्मनी भी उसके बीच में टांग अड़ा रहा है। क्योंकि जर्मनी भी चाहता है कि यूरोप का सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन बने, जर्मनी बने। ठीक है, 1870 से 71 के फ्रांको प्रशियन युद्ध ने फ्रांस को हार का स्वाद चखाया और तीसरे गणराज्य का जन्म हुआ। एक और गणराज्य बन के निखरा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अपन। जर्मनी एकता। देखिए, हमने बात कर ली आपके क्या बोलते हैं ब्रिटेन के बारे में, फ्रांस के बारे में, जर्मनी के बारे में बात करते हैं। तो एकता का सपना। इस समय जर्मनी कई छोटे छोटे राज्यों में बंटा हुआ था। ठीक है, मैंने आपको बताया जर्मनी एकीकरण हो रहा था उस टाइम पे, लेकिन एक व्यक्ति था जो इसे एक झंडे के नीचे लाना चाहता था। मतलब सबका एकीकरण करना चाहता था। जैसे भारत का एकीकरण हुआ, छोटी छोटी रियासतों में बटा हुआ था भारत, लेकिन इसका एकीकरण हुआ, एक झंडे के नीचे आया। वैसे ही जर्मनी का एकीकरण कौन करना चाहता था? ऑटो वॉन बिस्मार्क। उसने आयरन एंड ब्लड पॉलिसी के जरिए, कौन सी पॉलिसी? लोह रक्त की नीति के जरिए 3 युद्ध लड़े। कौन से? 1864, 1866, 1870, और तीनों में जीत हासिल की। और इसके थ्रू उसने क्या किया? सबका एकीकरण किया। छोटी छोटी जो रियासतें थी वहाँ पे, छोटे छोटे देश थे, उनको इकट्ठा करके जर्मनी का एकीकरण किया। और 1871 में वर्साय के महल में कैसर विलियम प्रथम को सम्राट घोषित कर दिया। मतलब उस जो आपके देश बनाया, नया राष्ट्र बना, उसका सम्राट किसको घोषित किया गया? कैसर विलियम प्रथम को। इससे पहले जर्मनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो नेतृत्व कर रहे थे अपने बिस्मार्क, पर बिस्मार्क के ऊपर बहुत दबाव बनाया गया, जिसके तहत कैसर विलियम प्रथम सम्राट बन गए 1871 के अंदर। यहीं से यूरोप में शक्ति संतुलन पूरी तरह बदल गया। क्योंकि देखिए, अब जर्मनी एक नया राष्ट्र बन के आया। पहले तो जर्मनी टुकड़ों में था, अब एकीकृत हो गया, एक नया राष्ट्र बन गया। तो अब शक्ति संतुलन यानी कि एक नई पावर खड़ी हो गई। तो अब पावर बैलेंस हो गई थी एक तरह से। जो जर्मनी थोड़ा कमज़ोर था, अब वो पावरफुल हो गया। लगभग
बैलेंस पावर कह सकते हैं अपन। इटली, तो देखिए इटली की भी कुछ ऐसी कहानी है, वो भी एक नया राष्ट्र बना ही था। तो इटली में भी एकता की लहर चल रही थी। कैवूर, मैजिनी और गैरिबाल्डी जैसे नेताओं ने 1861 में इटली का अधिकांश भाग एकजुट कर लिया था। यानी 1861 में किन 3 नेताओं ने काम किया सबसे ज़्यादा? कैवूर, मैजिनी, गैरिबाल्डी। इन्होंने एकीकृत कर लिया, एकीकरण की राह चालू कर दी इटली की। पर 1870 में रोम को इन्होंने शामिल किया और शामिल करते ही इटली भी एक पूर्ण आधुनिक राष्ट्र बन गया। ठीक है, 1870 के अंदर वो पूर्ण आधुनिक राष्ट्र बना रोम को शामिल करने के बाद। अभी भी वहाँ राजनीतिक स्थिरता बाकी थी, आर्थिक विकास होना बाकी था, लेकिन राष्ट्रीय भावना अपने चरम पर थी। ठीक है, आप इनको एज ए टीज पॉइंट्स को लिख सकते हो, आप चाहिए स्क्रीनशॉट लीजिए इनके आराम से। ठीक है, वीडियो को पॉज करके इनको ध्यान से पढ़िए और जो मैं बोल रहा हूँ उसको तो आराम से बस सुनते चलिए, दिमाग में कुछ ना कुछ तो बैठेगा। एग्ज़ाम कल है, परसों है, तो देखिए इससे पहले हम आपको इससे तो नहीं कि अच्छे डीप से समझा सकें, क्योंकि महामैथन क्लासेस हैं, ये भी हर एक टॉपिक को अच्छे से समझाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। इसलिए एक बार के लिए तो आप इन्हें दिमाग में बैठा लीजिए, बात को सुनते चलिए। रूस सुधार की शुरुआत। देखिए रूस के अंदर क्या हो रहा था, अभी हमने किसकी बात कर ली, तो ये तो बताओ मेरे को। सबसे पहले ब्रिटेन की बात करी, फिर फ्रांस की बात करी, फिर जर्मनी की बात करी। ठीक है, उसके बाद में हमने कई अन्य देशों की बात करी। अब हम बात करें रूस के बारे में। तो देखिए रूस के अंदर सुधार हो रहा था, इटली की भी बात कर ली हमने। तो रूस में जार की निरंकुश सत्ता कायम थी। जार कौन होता है? रूस के अंदर जो पुराने टाइम में जो सम्राट था, उस सम्राट को जार कहते थे, यानी उपाधि है जार। दास प्रथा का अंत हो चुका था, जो आपके दास प्रथा थी उसका अंत हो गया, पर समाज में असमानता, असंतोष अब भी मौजूद था। धीरे धीरे सुधारों की शुरुआत हुई, पर यह बदलाव बहुत सीमित था, यानी बहुत धीमे धीमे हो रहा था। इतना टाइम ले रहा था कि अब लोगों में असंतोष पैदा हो गया। अब वो कैसे भी करके बस उन्हें चाहिए था क्या? स्वतंत्रता चाहिए थी। और इसी असंतुलन के चलते क्रांति का कारण बना क्या? रूस की क्रांति। रूस की क्रांति के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। ऑस्ट्रिया और बाल्कन, ठीक है, ऑस्ट्रिया और बाल्कन ये भी यूरोप के अंदर आते हैं। तो इनकी क्या स्थिति थी अपने कह सकते हैं 1870 के दौरान? तो 1870 के अंदर ऑस्ट्रो हंगेरियन साम्राज्य कई जातियों और भाषाओं से बना एक जटिल राज्य था। जो ऑस्ट्रिया है वो कई अलग अलग छोटी छोटी जातियाँ हैं, भाषाएँ हैं, उन लोगों से मिल करके बना था, एक राज्य बना था। हर समूह अपनी स्वतंत्र पहचान चाहता था, यानी जो इतनी सारी जातियाँ हैं वो चाहती थी कि मेरी एक अलग पहचान हो, मेरी एक अलग पहचान हो, हम ज़्यादा आगे आए। उधर बाल्कन क्षेत्र में क्या हो रहा था? वहाँ स्लाव राष्ट्रवाद तेजी से बढ़ रहा था। जो स्लाव जातियाँ थीं वो बहुत आगे आ रही थी, उन्हें भी अपना स्वतंत्रता चाहिए था, अपनी पहचान चाहिए थी, जिससे यूरोप का बारूद का ढेर तैयार हो रहा था। तो जो बारूद का ढेर है ये इतना बनता चला जा रहा था कि अगर एक चिंगारी भी इसमें लगेगी तो ये एक बम की तरह फटकर निकलेगा। ठीक है, ये विरोध की भावना बढ़ती जा रही थी अंदर ही अंदर। स्वतंत्रता चाहिए थी उनको, जातियों को अपनी अपनी एक पहचान चाहिए थी। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। तुर्की, तो देखिए तुर्की को सिक मैन ऑफ यूरोप कहा जाता था, यानी कि यूरोप का बीमार व्यक्ति। क्यों? एक टाइम पे तुर्की तो जो अपनी विशाल ओटोमन साम्राज्य कहलाता था, यानी कि एक बहुत बड़ी शक्ति कहलाता था यूरोप की, जिसे हम ओटोमन अम्पायर भी जानते हैं। ओटोमन अम्पायर क्यों? वहाँ पे उस्मान व्यक्तित्व ज़्यादा हुआ करता था। ठीक है, तो कभी विशाल ओटोमन साम्राज्य कहलाने वाला तुर्की अब कमज़ोर और बिखरता जा रहा था। यूरोपीय शक्तियाँ उसकी ज़मीनों को बांटने की तैयारी कर रही थी। मतलब तुर्की पे हर कोई कब्जा करता था कि तुर्की मेरा हिस्सा बने, तुर्की मेरा हिस्सा बने। हर कोई शक्ति उसे बांटना चाहती थी। ठीक है, रूस, जर्मनी और अपने ब्रिटेन, सबकी नज़रें थी तुर्की के ऊपर। इसी से ईस्टर्न क्वेश्चन की शुरुआत हुई। ईस्टर्न क्वेश्चन यानी पूर्वी प्रश्न। पूर्वी प्रश्न क्या था कि जब तुर्की इतना बर्बाद ही हो चुका है, मतलब तुर्की अपने आप को डेवलप नहीं कर पा रहा, तो अब तुर्की को आगे कौन लेके जाएगा, कौन इसका नेतृत्व करेगा? ये था पूर्वी प्रश्न। इसके पतन को कैसे सुधारा जा सके, यही पूर्वी प्रश्न था, जिसका हल अगले कोई दशकों तक यूरोप को परेशान करता रहा। मतलब यूरोप को समझ में नहीं आया कि कौन इसका नेतृत्व करेगा। निष्कर्ष क्या निकलता है? शक्ति संतुलन का नया युग। देखिए 1870 का यूरोप एक संघर्षशील और असंतुलित महाद्वीप था। ठीक है,
राष्ट्रवाद ने देशों को जोड़ा भी और युद्धों का बीज भी बोया। तो देखिए बताया ना मैंने आपको कि कहीं ना कहीं तो डेवलप हो रही थी कोई देश, जैसे कि अपने जर्मनी है, जर्मनी अंदर ही अंदर डेवलप हो रहा था बिस्मार्क की नीतियों के तहत। वहीं कुछ देश अंदर ही अंदर क्या कहते हैं ना, बारूद का ढेर बन रहे थे, जैसे मैंने बात की आपकी ऑस्ट्रिया की। तो वो युद्ध का बीज बोया जा रहा था, हर राष्ट्र शक्ति के पीछे दौड़ रहा था और यही प्रतिस्पर्धा आगे चलकर प्रथम विश्व युद्ध का कारण बनी, क्योंकि हर कोई शक्ति चाहता था, यूरोप पे कब्जा चाहता था, पूरे विश्व पे अपना साम्राज्य चाहता था, है ना। चलिए इसका एक अपन रिकैप ले लेते हैं। 1870 ईस्वी में यूरोप की राजनीतिक स्थिति। तो आपको क्या क्या लिखना है, आपको सबसे पहले परिचय देना है यूरोप का, ठीक है, कि यूरोप एक्चुअली में किस तरीके से कहते हैं ना पावर बन रहा था, पावर का हब बन रहा था, हर कोई राष्ट्र शक्ति के पीछे दौड़ रहा था, ये आपको बताना है। फिर आप ब्रिटेन की स्थिति बताओगे कि भाई ब्रिटेन के अंदर क्या हो रहा था। ब्रिटेन समुद्र का कहते हैं ना राजा था, बादशाह था, वो ट्रेड कर रहा था, उपनिवेश की शक्तियाँ थी उसके पास में। फ्रांस, तो देखिए फ्रांस की अलग कहानी है कि फ्रांस तो बदला लेना चाहता था। जर्मनी बिस्मार्क के अंडर था, तो वो अपनी अपनी ग्रोथ कर ही रहा था। इटली जो अभी नया एकीकृत हुआ था, एक नया राष्ट्र बना था, तो वो अपनी पहचान ढूंढ रहा था। रूस, तो देखिए रूस का सीन था कि अपने आप को डेवलप करना चाहता था, लेकिन उसके पास सपोर्ट नहीं था, है ना। ऑस्ट्रिया, तो देखिए ऑस्ट्रिया और बाल्कन का तो मैंने आपको बताया है कि वहाँ पे बारूद का ढेर समझिए एक तरह से, कि वहाँ पे जो जातियाँ हैं वो स्वतंत्रता चाहती थी, अपनी पहचान चाहती थी, तो वो तो अंदर ही अंदर विरोध की भावना लेके बैठे थे। कभी भी वो विरोध की भावना उनके अंदर से एक कहते हैं ना उमाड़ की तरह बाहर आ सकती थी। तुर्की, तो तुर्की के बारे में आपको बता ही दिया, तुर्की इतना कमज़ोर था कि हर कोई उसके ऊपर अपना कब्जा चाहता था, ठीक है। और फिर आपको लास्ट में निष्कर्ष बताना ही है कि असंतुलित महाद्वीप की तरह था यूरोप उस वक्त, हर कोई शक्ति के पीछे दौड़ रहा था, और यही कारण बना प्रथम विश्व युद्ध का। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्रथम विश्व युद्ध से पूर्व गठबंधन प्रणाली। अच्छा, गठबंधन प्रणाली का मतलब क्या है, लोगों ने गठबंधन बना लिए, ग्रुप बना लिए, ठीक है। जैसे कि भारत के अंदर बनते हैं ना पार्टियां ग्रुप बनाती है, अलायंस बनाती है कि ये पार्टी और ये पार्टी दोनों मिलकर के एक ग्रुप बन गई हैं, ठीक है। वैसे ही प्रथम विश्व युद्ध से पहले कुछ देशों ने अपने अपने ग्रुप बना लिए, और वो ग्रुप क्यों बन रहे थे कि हाँ हम तीनों मिलकर के, हम दोनों मिलकर के राज करेंगे, उस जो हमारे सामने आएगा उसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं आपको छोटा सा एक हिंट देता हूँ कि इसमें हम क्या बात करने वाले हैं प्रथम विश्व युद्ध की जो अपने गठबंधन प्रणाली है। तो देखिए सब देशों ने अपने अपने गठबंधन बनाए, और इसमें हो क्या रहा था इसका हम थोड़ा सा एक बार आगे डिस्कस कर ही लेते हैं, है ना। फटाफट से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। परिचय देते हैं यूरोप का शक्ति संतुलन। तो देखिए 1871 में जर्मनी की एकीकरण के बाद यूरोप में नई शक्ति संरचना बन गई। यूरोप का एक तरह से नए शक्ति कौन बन गया, जर्मनी, क्योंकि मैंने आपको बताया जर्मनी का एकीकरण हो गया था, बिस्मार्क उसके ऊपर काम कर रहा था, ठीक है। हर राष्ट्र को डर था कि कोई दूसरा देश ज़्यादा शक्तिशाली ना बन जाए, क्योंकि जर्मनी नया नया आया है, ब्रिटेन उस पर पहले से राज कर ही रहा है, फ्रांस को लड़ाई लड़नी है क्योंकि वो वापस राज चाहता है, ठीक है। इसी डर ने गठबंधन प्रणाली को जन्म दिया, जहाँ शांति के नाम पर सबने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। लोग ग्रुप तो ऐसे बना रहे थे कि नहीं हम शांति का समझौता कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो युद्ध की तैयारी कर रहे थे। कैसे, आगे देखते हैं अपन। बिस्मार्क की भूमिका शांति के बहाने सुरक्षा। कैसे, बिस्मार्क का मुख्य उद्देश्य था जर्मनी को सुरक्षित रखना और फ्रांस को अलग थलग करना, क्योंकि वो जानता था कि फ्रांस कैसे ना कैसे आगे आएगा और यूरोप पे कब्जा करना चाहेगा, और जर्मनी को उससे लड़ाई नहीं लड़नी थी। तो वो चाहता था कि फ्रांस को पीछे धकेल दिया जाए और जर्मनी को सुरक्षित कर लिया जाए। कैसे, जर्मनी के अगर ज़्यादा दोस्त हो जाएंगे तो फ्रांस का कोई दोस्त बनेगा ही नहीं, हम पहले से ही दोस्त बना लेंगे सबको जर्मनी का। तो किसने क्या किया, अपने बिस्मार्क ने, हमारा सबसे बड़ा खतरा फ्रांस नहीं उसकी दोस्ती है, ठीक है। इसलिए उसने यूरोप में कई गुप्त संधियां की, किसने, बिस्मार्क ने। और संधियां किसकी तरफ से हो रही थी, जर्मनी की तरफ से हो रही थी, ताकि किसी भी हालत में फ्रांस को कोई सहयोगी ना मिले। सबको अगर फ्रेंड बना लेंगे तो फ्रांस का कोई फ्रेंड दूसरा बनेगा नहीं, ठीक है। ये बिस्मार्क की नीति थी, वो शांति के बहाने सुरक्षा का काम कर रहा था,
ठीक है, अपनी सुरक्षा को कैसे कर सकते हैं ना, निश्चित कर रहा था कि कैसे हमारी सुरक्षा एकदम फिक्स है, सबको दोस्त बना लूंगा तो हम पे कोई अटैक करने वाला ही नहीं है। ये थी बिस्मार्क की नीति। प्रमुख संधियां, तो संधियां क्या क्या हुई, ड्यूअल अलायंस, ठीक है, 1879 के अंदर जर्मनी प्लस ऑस्ट्रिया और हंगरी, दोहरे गठबंधन, ऑस्ट्रिया हंगरी एक खुद एक देश है, ठीक है, एक दूसरे की रक्षा का वादा करते हैं। कौन, जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी, इसको हम दोहरे गठबंधन के तौर पे भी कह सकते हैं। ट्रिपल अलायंस 1882 के अंदर, 1882 के अंदर जर्मनी प्लस ऑस्ट्रिया हंगरी। देखिए जर्मनी सबके साथ संधियां कर रहा है, इस बार किसको संधियां की कि भाई ऑस्ट्रिया भी है साथ में, इस बार इटली को भी जोड़ लिया कि ठीक है हम तीनों मिलकर के दोस्त बन जाते हैं और फ्रांस या रूस के हमले की स्थिति में सहयोग करेंगे। अगर मान लीजिए हम तीनों में से इटली पे अगर किसी ने हमला किया तो हम जर्मनी साथ में आएगा, ऑस्ट्रिया साथ में आएगा। जर्मनी पे किसी ने हमला किया तो इटली ऑस्ट्रिया ये दोनों साथ में आएंगे, किसके, जर्मनी के। और ये किसके खिलाफ कर रहे थे, फ्रांस या रूस, कि कोई भी अगर हम पे हमला करे फ्रांस या रूस में से तो हम साथ में आ जाएं। फिर ये भी नहीं, जर्मनी होशियार था, जो बिस्मार्क है उसकी नीति के तहत जर्मनी ने क्या काम किया, रूस को भी अपना शामिल करने को देखा। कैसे, पुनर्विमा संधि की 1887 के अंदर, 1887 के अंदर जर्मनी और रूस ने एक संधि की, अगर कोई तीसरा देश हमला करे हम पे ऊपर तो हम तटस्थ रहेंगे। तटस्थ का मतलब है कि ना उसकी ओर लड़ाई लड़ेंगे ना इसकी ओर लड़ाई लड़ेंगे, किसी का भी सपोर्ट नहीं करेंगे, सपोर्ट करेंगे शांति का, ठीक है, कि भाई हाँ शांति बनाए रखो, कोई लड़ाई मत करो। ये तीनों संधियां बिस्मार्क की बैलेंस ऑफ पावर नीति की रीढ़ थी। यह संतुलन की शक्ति बना रखी थी ना, शक्ति संतुलन, ये उसकी रीढ़ थी। बिस्मार्क यही चाहता था कि हाँ सबके साथ दोस्ती बनाए रखो, किसी के साथ लड़ाई नहीं लड़नी। तो ये उसकी प्रमुख संधियां हैं, इनको आप अच्छे से डिस्क्राइब कीजिएगा। बिस्मार्क के बाद बदलाव, तो देखिए बिस्मार्क के बाद बदलाव क्या है। 1890 में केसर विलियम द्वितीय ने बिस्मार्क को हटा दिया, आक्रामक विदेश नीति शुरू कर दी। तो देखिए क्या हुआ, केसर विलियम द्वितीय ने दबाव बनाया बिस्मार्क के ऊपर और उसको हटा दिया। रूस से समझौता टूट गया, क्योंकि देखिए अब केसर विलियम द्वितीय क्या चाहता था कि मैं तो सब पे राज करूं, और रूस ऐसे कैसे होने देगा, तो रूस ने उसके साथ दोस्ती तोड़ दी। तो धीरे धीरे दो विरोधी गुट बन गए। जो दोस्त बने हुए थे एक दूसरे के, ये अब दो गुट बन गए। रूस अलग हो गया, जर्मनी अलग हो गया, दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन गए एक तरह से। दो विरोधी गुट की बात करूं तो ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल अतांत। देखिए 1882 के अंदर ग्रुप बना ट्रिपल अलायंस, जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी मतलब इटली, जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी इटली। उनको दो अलग अलग देश मत समझिए, ऑस्ट्रिया हंगरी को ये एक ही है, चाहे तो आप इसको ऐसे पढ़ लीजिए, जर्मनी ऑस्ट्रिया इटली, ठीक है। ट्रिपल अतांत 1907 में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। देखिए फ्रांस आया तो है ब्रिटेन के साथ में, लेकिन फ्रांस चाहता नहीं था उसके साथ आना, उसे मजबूरी के तौर पे आना पड़ा, जबकि वो तो बदला लेना चाहता है, ठीक है, जर्मनी से भी बदला लेना चाहता है और ब्रिटेन से भी, ठीक है। अब यूरोप दो खेमों में बन चुका था। अच्छा, ब्रिटेन से क्यों बदला लेना चाहता है, तो ब्रिटेन तो सबके ऊपर राज कर ही रहा है यूरोप के अंदर, और फ्रांस चाहता है राज करना, तो वो ब्रिटेन को भी हराना चाहता था। लेकिन अब क्या हो रहा है, वो दोनों साथ आ रखे हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। अब यूरोप दो खेमों में बन चुका था, एक चिंगारी ही पर्याप्त थी सिर्फ विश्व युद्ध छेड़ने के लिए, ठीक है। अब क्या होता है आगे ये होता है कि परिणाम क्या निकलता है, परिणाम ही निकलता है, गठबंधन प्रणाली ने शांति नहीं बल्कि शंका और प्रतिस्पर्धा बढ़ा दी थी। सबके अंदर शंका पैदा कर दी कि यार वो ग्रुप क्यों बना रहा है, वो ग्रुप बना रहा है तो हम भी बनाएंगे, ठीक है। हर देश अपने मित्रों पर भरोसा कर रहा था और दुश्मनों पर शक, कि मैंने अपना मित्र बनाएंगे, मेरी हेल्प करेगा पक्का 100%, और जो सामने वाला दुश्मन है वो कोई ना कोई तो गड़बड़ कर रहा है, वो कुछ ना कुछ तैयारी कर रहा है, तो दुश्मनों पर शक किया जा रहा था। यूरोप एक बारूद का ढेर बन चुका था, एक चिंगारी बस काफ़ी थी पूरे इस देश को आग लगाने के लिए, एक बम की तरह फटने के लिए, जिसे बाल्कन संकट की चिंगारी ने अंततः जला दिया। बाल्कन संकट जब आया तो वो एक कारण बना इस चिंगारी का। वो चिंगारी क्या थी, बाल्कन संकट, और विश्व युद्ध छिड़ गया था बाल्कन संकट के बाद। तो बाल्कन संकट की भी हम अलग से बात करेंगे। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, ये हमारा प्रश्न क्या था, प्रथम विश्व युद्ध का जो गठबंधन है, तो इसके ऊपर बात करते हैं एक बार निष्कर्ष की तरफ। गठबंधन प्रणाली दिखने में कूटनीति थी, मतलब कि चालाकी थी, पर असल में यह युद्ध का पूर्वाभ्यास था।
यह वही नीति थी जिसने यूरोप को सुरक्षा के भ्रम और विनाश की हकीकत के बीच फंसा दिया था। सब समझ रहे थे कि हम सुरक्षित हैं, लेकिन नहीं, ये विनाश की हकीकत थी। इसको एक रिकैप ले लेते हैं। रिकैप क्या है? यूरोप का शक्ति संतुलन, ये आपको एक्सप्लेन करना है। फिर बिस्मार्क की भूमिका बतानी है, प्रमुख संधियाँ बतानी है, बिस्मार्क के बाद क्या बदलाव हुआ वो बताना है, और दो विरोधी गुट कैसे बने, ठीक है, और कौन कौन बने, कैसे बने थे। जर्मनी के कारण बने थे कि जर्मनी के अंदर बिस्मार्क हट गया, कैसर विलियम आ गया, कैसर विलियम के चलते रूस की संधि टूट गई, तो रूस ने अपने फ्रांस के साथ हाथ मिला लिया। फ्रांस और रूस, जर्मनी फ्रांस, रूस और ब्रिटेन, ये एक अलग ग्रुप बन गए, अतांत, ठीक है। वैसे ही सब अलग अलग दो विरोधी गुट के अंदर बन गए। आपको उनको एक्सप्लेन करना है, आपके पीछे एक्सप्लेनेशन अच्छे से बताई दी है। फिर परिणाम क्या हुए इसके और निष्कर्ष क्या निकलता है, इसको आपको ऐसे पॉइंट टू पॉइंट बताना है, ठीक है। आगे चलते हैं। बिस्मार्क की उपनिवेश नीति। तो देखिए बिस्मार्क की उपनिवेश नीति क्या है? बिस्मार्क और उपनिवेश का प्रश्न, ये आपका पहला पॉइंट रहेगा। जब यूरोप में साम्राज्यवाद का दौर शुरू हुआ, यानी यूरोप के अंदर पहली बार जब साम्राज्यवाद आया, तब जर्मनी एक नया राष्ट्र था, औद्योगिक रूप से मजबूत और लेकिन उपनिवेशों के बिना। जर्मनी के पास कोई उपनिवेश नहीं थे, वो सिर्फ अपना ही राज संभालता था। शुरुआत में बिस्मार्क ने कहा, हमारा भविष्य अफ्रीका में नहीं है, यूरोप में है। मतलब जैसे कि ब्रिटेन कर रहा था ना, एशिया के अंदर, अफ्रीका के अंदर उपनिवेश बना रहा था, ठीक है। तो ये बिस्मार्क ने ये कहा कि नहीं, हमारा कोई वो उधर ज़रूरी नहीं है कि हम वहाँ पे ध्यान दें, अफ्रीका की तरफ, एशिया की तरफ, हमें यूरोप पे ध्यान देना है। पर जल्द ही उसे एहसास हुआ कि औद्योगिक शक्ति के लिए उपनिवेश आवश्यक है, ठीक है, उपनिवेश आवश्यक है अगर औद्योगिक शक्ति हमें बढ़ानी है तो फिर जर्मनी ने अपना नया रूप अपनाया। आगे बात करें अपन इसके बारे में, तो देखो प्रारंभिक नीति क्या थी यूरोप की। पहले 1871 से 1883 के बीच बिस्मार्क ने उपनिवेशों में ज़्यादा रुचि नहीं दिखाई। फिर उसका ध्यान यूरोप के राजनीतिक संतुलन की तरफ गया। राजनीतिक संतुलन कैसे बनाया? संधियाँ कर ली, 3 अलग अलग संधियाँ मैंने आपको बताई, वो इसने की। वह फ्रांस और रूस के खिलाफ गठबंधन बनाने में व्यस्त था। मतलब फ्रांस और रूस के खिलाफ कैसे हम अलग अलग जने मिलकर के दोस्त बना लें, ताकि कभी भी फ्रांस और रूस हम पे हमला करे तो हम काम कर सकें मिल करके। उस गठबंधन को बनाने में व्यस्त हो रखा था कौन? बिस्मार्क। मोड क्या आता है? औद्योगिक दबाव और व्यापारिक वर्ग। तो देखिए 1880 के बाद जर्मनी के व्यापारी और औद्योगिकपति नए बाजार और कच्चे माल की तलाश में दबाव डालने लगे। किसके ऊपर? बिस्मार्क के ऊपर, कि भाई हम यूरोप में ही अपना अपना काम किए जा रहे हैं, हमें बाहर जाना है, हमें बाहर जाकर विव्यापार करना है। उस पर दबाव बनाया गया। दबाव बनाने के चक्कर में बिस्मार्क ने अंततः औपनिवेशिक नीति अपना ली कि ठीक है चलो भाई, अब हम अफ्रीका, एशिया, वहाँ पे अपने उपनिवेश बनाएंगे, उन पे थोड़ा बहुत जो वहाँ देश हैं उन पे कब्जा करने की कोशिश करेंगे। उसने कहा अगर अन्य यूरोपीय देश अफ्रीका बांट रहे हैं तो जर्मनी को भी अपना हिस्सा चाहिए, हमें भी हिस्सा दो। अगर यूरोप पूरा मिलकर के अफ्रीका, अफ्रीका, एशिया, यहाँ पे जाकर के कुछ ना कुछ हिस्सा ले रहा है तो हमें भी अपना हिस्सा चाहिए। हम भी यूरोप का हिस्सा हैं तो हमें भी हमारा हिस्सा दो। चलिए अफ्रीका में विस्तार की बात करूं तो बिस्मार्क ने दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, कैमरून, टोगो और पूर्वी अफ्रीका में जर्मन उपनिवेश स्थापित किए। मतलब जर्मनी के जो उपनिवेश इसने बनाए वो यहाँ बनाए, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका के अंदर, कैमरून के अंदर, टोगो के अंदर, पूर्वी अफ्रीका के अंदर। 1884-85 के अंदर बर्लिन सम्मेलन में उसने अफ्रीका के विभाजन को वैध रूप दिया। कैसे? वो सबको बुलाता है कि आ जाओ हम अफ्रीका का विभाजन करते हैं, आओ मिलकर के संधि करेंगे कि किसके पास कौन सा हिस्सा जाएगा। अब जर्मनी भी साम्राज्यवादी दौर में शामिल हो गया था। भाई इसकी पहले नहीं थी ना नीति, साम्राज्यवाद नहीं करूंगा, मैं तो राष्ट्रवाद पे ध्यान दूंगा, अपने देश को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन मुझसे काम नहीं चला। तो अब सब देशों पे वो भी कब्जा करना चाहता है, साम्राज्यवाद की नीति पे आ गया है। कौन? जर्मनी। औपनिवेशिक नीति की प्रगति। तो देखिए बिस्मार्क की उपनिवेश नीति व्यवहारिक थी, भावनात्मक नहीं थी। वह उपनिवेशों को आर्थिक और कूटनीतिक साधन के रूप में देखता था। मतलब वहाँ से कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं वो सोचता था। उपनिवेश जो उसने अफ्रीका के अंदर कहीं भी बनाए हैं तो उससे, न कि गौरव या रोमांच के प्रतीक के रूप में। ठीक है, वो उसका कोई गौरव वाली बात नहीं थी, प्राइड की बात नहीं थी, प्राउड वाली कि नहीं यार हमने वहाँ पे अपना कब्जा हासिल कर लिया, ये ऐसे नहीं।
कब्जा कर लिया, ठीक है, अब फटाफट से वहाँ से लाभ उठाओ। उसका लक्ष्य था राजनीतिक लाभ के लिए उपनिवेशों का उपयोग करना, ठीक है। अगर मान लो जैसे ब्रिटेन ने किया, इंडिया को अपना उपनिवेश बनाया, फिर यहाँ पे जो भी उपलब्ध था जैसे सोना चांदी वो लेकर के चले गए, यहाँ का फ़ायदा उठाया, यहाँ हमें कच्चा माल बेचने की कोशिश की, खुद को पावरफुल बनाने की कोशिश की और हमारा फ़ायदा उठाया गया, भारत का फ़ायदा उठाया गया। वैसे ही बिस्मार्क कर रहा था अपने उपनिवेशों के साथ। प्रभाव और परिणाम क्या होते हैं? तो देखिए, जर्मनी का अब यूरोपीय साम्राज्यवाद का हिस्सा बन चुका था, मतलब जर्मनी भी अब साम्राज्यवाद नीति में आ चुका था। लेकिन उपनिवेशों की होड़ ने ब्रिटेन और फ्रांस से उसके संबंध खराब कर दिए, कि भाई वो तो उपनिवेश बनाने में अब लग गया, तो ब्रिटेन और फ्रांस से उसके संबंध जो बढ़िया थे वो खराब हो गए। अब इसी प्रतिस्पर्धा ने, कंपटीशन ने यूरोपीय तनाव बना दिया, एक तरह से भड़का दिया सबको। निष्कर्ष क्या निकलता है? बिस्मार्क की उपनिवेश नीति एक कूटनीतिक समझदारी थी और रणनीतिक चाल थी। उसने देर से ही शुरुआत की लेकिन अपना काम अच्छे से किया। जर्मनी को औपनिवेशिक शक्ति के रूप में पहचान दी, मतलब उसने भी फटाफट से काम शुरू किया, लेकिन फटाफट से अपने उपनिवेश बनाए। अफ्रीका के अंदर बनाए ना कितने सारे। यही दौड़ आगे चलकर विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि बनी, कि भाई सबको डर हो गया कि ये भी साम्राज्यवाद कर रहा है जर्मनी भी, तो हम पे कभी ये भी लड़ाई में आ सकता है। तो हमें क्या क्या वर्णन करना है बिस्मार्क की उपनिवेश नीति में? सबसे पहले बिस्मार्क की उपनिवेश का प्रश्न बताना है कि वो करना तो चाहता ही नहीं था, वो तो क्या बोलते हैं, राष्ट्रवाद की ओर काम कर रहा था। फिर प्रारंभिक नीति क्या थी उसकी? औद्योगिक दबाव पड़ा उसके ऊपर, तो उसने वो काम शुरू कर ही दिया। अफ्रीका में विस्तार कैसे किया उसने? फिर औपनिवेशिक नीति क्या अपनाई, मतलब किस तरीके से उपनिवेशों पर राज करना चाहता है। फिर परिणाम बताओ इसके, फिर निष्कर्ष बताओ। ये हमने आपको बताई दिया डिटेल में। अगला क्वेश्चन है हमारा बाल्कन संकट। देखिए, आपको पूरी यूनिट 1 कंप्लीट करा दूंगा, आप बस शांति से आराम से देखो और सुनते चलो। और देखिए, इस साल हमारा पहला साल है, ये पहला सेमेस्टर है जिसमें हम आपके लिए क्लासेस लेके आए। अगले सेमेस्टर में इससे बेहतर क्लासेस आएंगी, और इससे बेहतर क्या, बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है अगले सेमेस्टर पे। आपके लिए इतने बेहतर नोट्स बनाए जा रहे हैं कि उनको देख करके जो मज़ा आने वाला है आपको, जो आपको फील आने वाला है कि क्या सर कितने बढ़िया नोट्स लेके आए हो, उसी पे काम किया जा रहा है। ऐसे नोट्स जो आपने आज से पहले कभी ना देखे हो, है ना, ऐसे नोट्स पे वर्क किया जा रहा है जिन्हें देखते ही, मतलब आपको समझाने की भी जरूरत ना पड़े, जिन नोट्स को देखते ही आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाए, ऐसे नोट्स पे वर्क किया जा रहा है। ठीक है, अगले सेमेस्टर के लिए आपके रेगुलर क्लासेस भी लाए जाएंगे और कई अलग अलग चीज़ें भी शुरू की जाएंगी। आप बस हमारा सपोर्ट रखिए हमारे साथ और ट्रस्ट बनाए रखिए, है ना। बाल्कन संकट की बात करूं तो यूरोप का बारूद का ढेर था, ठीक है। 19वीं सदी के अंत तक बाल्कन क्षेत्र यूरोप का सबसे अस्थिर इलाका बन चुका था। यहाँ तुर्की का शासन कमज़ोर हो रहा था। पहले तुर्की के अंदर आता था बाल्कन, और अलग अलग जातियाँ सर्ब, बुल्गार, यूनानी, बोस्नियाई स्वतंत्रता और राष्ट्रवाद की लहर में जल रही थी। मतलब उन्हें स्वतंत्रता चाहिए थी उन जातियों को, जो बाल्कन के अंदर जातियाँ थीं। इस क्षेत्र की अस्थिरता को ही यूरोप ने कहा यूरोप का बारूद का ढेर। मैंने बताया ना आपको कि बाल्कन जो ऑस्ट्रिया हंगरी के अंदर भी आ रहा है थोड़ा हिस्सा उसका, ये क्या है, यहाँ पे अलग अलग जातियाँ अपनी स्वतंत्रता की मांग कर रही थी, और यही उनके अंदर जो द्वेष भावना है, विरोध की भावना है, वो बढ़ती जा रही थी, जो यूरोप का बारूद का ढेर कहलाया। ठीक है, जहाँ एक चिंगारी पूरी दुनिया को जला सकती थी, क्योंकि अगर किसी ने भी ऑस्ट्रिया के अंदर, बाल्कन के अंदर एक साथ विरोध की क्रांति शुरू कर दी तो लड़ाई हो सकती है, युद्ध हो सकता है। पृष्ठभूमि क्या है? ओटोमन साम्राज्य का पतन। तो देखिए, तुर्की एक टाइम पे ओटोमन साम्राज्य कहलाता था, धीरे धीरे बिखरता हुआ चला गया। मतलब एक टाइम पे बहुत बड़ी पावर थी, लेकिन अब वो नहीं रहा। बाल्कन में उसके अधीन राष्ट्र अब स्वतंत्र होना चाहते थे। मतलब जो तुर्की के अंदर बाल्कन आता है, उस बाल्कन के अंदर जितने भी छोटे छोटे राष्ट्र आ रहे थे वो सब स्वतंत्र होना चाहते थे, अपनी आज़ादी चाहते थे। इस स्थिति में रूस, ऑस्ट्रिया, ब्रिटेन और फ्रांस, इन्हें वो मौका दिख रहा था कि अच्छा, बाल्कन के अंदर जो राज्य आ रहे हैं वो अलग होना चाहते हैं। अलग क्यों हो रहे हो? हमारे अंदर आ जाओ, ब्रिटेन के अंदर आ जाओ, फ्रांस में आ जाओ, रूस में आ जाओ, ऑस्ट्रिया में आ जाओ। इन्हें अपनी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी अपने उपनिवेश बनाने की। ठीक है, सभी को अपने अपने हित साधने का अवसर दिख गया था। हर शक्ति चाहती थी कि बाल्कन का
जो क्षेत्र है वो उनके प्रभाव के अंदर आए, उनके अंडर आए, क्यों तुर्की तो संभाल नहीं पा रहा। रूस की भूमिका देखिए, स्लाव राष्ट्रवाद का समर्थन। रूस खुद को स्लाव जातियों का रक्षक मानता था। वह बाल्कन ने सब्र और बुल्गार जैसे देशों की मदद की थी। ठीक है, मतलब जो रूस है वो स्लाव जातियों की मदद करता था और बाल्कन सब्र और बुल्गार जैसे देशों की मदद करता था ताकि वहाँ जो पैन स्लाविज्म है उसका विस्तार हो। ठीक है, रूस का छिपा लक्ष्य क्या था इसमें? भूमध्य सागर तक पहुँचने के लिए तुर्की जल डमरू मध्य पर नियंत्रण। मतलब रूस का उसमें क्या प्रॉफिट था? वो उसकी मदद तो कर रहा था स्लाव जातियों की जो बाल्कन के अंदर आती है। ठीक है, उस बाल्कन क्षेत्र की जो स्लाव जातियाँ हैं जो कि क्या कर रहे थे, अपनी क्रांति की भावना लेके बैठे थे अंदर ही अंदर, उनकी मदद क्यों कर रहा था रूस? इसलिए कर रहा था क्योंकि वो चाहता था कि एक बार बस जो बाल्कन क्षेत्र है उस पर अगर कब्जा हो गया, वो हमारे अंडर आ गया, तो जो तुर्की जल डमरू मध्य भूमध्य सागर का एक समुद्र का हिस्सा है उस पर भी हमारा नियंत्रण हो जाएगा, तो वहाँ से हम ट्रेड कर पाएंगे, हमारा समुद्र का इलाका बढ़ जाएगा। ठीक है, रूस की ये भूमिका थी। ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका थी? तो देखिए, दूसरे ऑस्ट्रिया और हंगरी को डर था कि बाल्कन के राष्ट्रवादी आंदोलन उसके भीतर की स्लाव जातियों को भी भड़का देंगे। मतलब जो ऑस्ट्रिया के अंदर भी कुछ स्लाव जातियों वाले लोग रहते थे, उनके अंदर अगर भावना आ गई तो वो भी मिल जाएंगे इसके अंदर। इसलिए उसने वहाँ विस्तार और नियंत्रण की नीति अपनाई। 1908 में ऑस्ट्रिया ने बोस्निया और हर्जेगोविना है को अपने अंदर मिला लिया। ठीक है, जिससे सर्बिया भड़क उठा और रूस उसके साथ आ गया। मतलब बिना पूछे ही वो जो दो जगह थी जहाँ पे ये विरोध चल रहा था जातियों का, उनको अपने अंदर ले लिया। तो उससे हुआ क्या, रूस को गुस्सा आ गया क्योंकि रूस तो अपना कब्जा चाह रहा था, वो तो अपना जल डमरू मध्य, उसे समुद्र का हिस्सा चाहिए था ना, तो उसे गुस्सा आ गया, भड़क उठा वो। संकट के क्या चरण थे? तो बोस्निया संकट मैंने आपको बता ही दिया कि उनको शामिल कर लिया, तो बिना पूछे शामिल कर लिया, तो उसे नाराज हो ही गया रूस। बाल्कन युद्ध, तो देखिए पहले युद्ध में बाल्कन देशों ने तुर्की को हराया। ठीक है, तुर्की को पहले हरा दिया। दूसरे में आपसी झगड़े शुरू हो गए और इसने दिखाया कि यूरोप अब स्थिरता की रेखा पार कर चुका है। जो एक स्टेबिलिटी बनी हुई थी ना, सबके अंदर शांति से बैठे हुए थे, अब कोई भी शांत नहीं बैठा था। अब सबके अंदर वो एक भावना आ गई थी कि अब तो कैसे ना कैसे बस युद्ध शुरू करना है। परिणाम क्या था? युद्ध की आहट। बाल्कन संकट ने रूस और ऑस्ट्रिया के बीच स्थायी तनाव पैदा कर दिया। ठीक है, यानी परमानेंट तनाव पैदा कर दिया, उनके बीच में एक टेंशन पैदा कर दी। रूस को गुस्सा आ रहा था ऑस्ट्रिया के ऊपर कि बिना पूछे कैसे उस जो आपके बोस्निया वाला क्षेत्र है उसको अपने अंदर शामिल कर लिया, उसके ऊपर तो मैं कब्जा करना चाहता था, बाल्कन का जो क्षेत्र है वो मेरे अंदर आना चाहिए था, बिना पूछे कैसे कर लिया। जर्मनी ने ऑस्ट्रिया का समर्थन किया, ब्रिटेन और फ्रांस ने रूस का समर्थन किया। 1914 में सराजेवो में आर्चड्यूक फ्रांच जो अपने फर्डिनेंड हैं, वहाँ के क्या बोलते हैं राजकुमार थे ऑस्ट्रिया के, उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, किसने करवाई थी? रूस ने करवाई थी। और किसकी हत्या कर दी गई? वहाँ के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या ऑस्ट्रिया के राजकुमार ने। और इस हत्या के चलते ऑस्ट्रिया की जनता है वो भड़क उठी थी, रूस के खिलाफ उन्होंने युद्ध प्रारंभ कर दिया था। और यहीं से ही वो चिंगारी बन जाती है ये हत्या किसकी? प्रथम विश्व युद्ध की। और प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है, निष्कर्ष क्या निकलता है? राष्ट्रवाद की आग, युद्ध का जन्म। बाल्कन संकट सिर्फ एक क्षेत्रीय विवाद नहीं था, यह यूरोपीय शक्ति संघर्ष का प्रतीक था। यहाँ राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद और प्रतिशोध तीनों ने मिलकर वह माहौल बनाया जहाँ से विश्व युद्ध की शुरुआत थी। अब क्या क्या हुआ था देखिए। ये फिर से गलत पॉइंट यहाँ पे लिखा गया। बिस्मार्क की उपनिवेश नीति की बात नहीं कर रहे हम बात कर रहे हैं, गलत पॉइंट लिखा गया यार, है ना। चलो कोई नहीं, इसको पॉइंट को हम सही कर देंगे बाद में, है ना। तो अभी हमने किस टॉपिक की बात की अपने कि किस प्रकार से जो बाल्कन संकट है वो आगे इसकी नींव बना किसकी? प्रथम विश्व युद्ध की। तो उसमें क्या क्या हुआ? यूरोप बारूद का ढेर बना हुआ था, ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ, यानी तुर्की का पतन हो गया। और तुर्की पे फिर किसकी भूमिका ज़्यादा दिखाई दी? रूस की भूमिका ज़्यादा दिखाई दी। फिर ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? ऑस्ट्रिया ने बिना पूछे उसको अपना हिस्सा बना लिया। हिस्सा बनाते ही संकट के चरण आ गए। संकट के चरण क्या थे कि भाई वो अपने क्या कहते हैं बाल्कन का संकट था। ठीक है,
और वो बोस्निया वाला वो जो अपना कह सकते हैं हिस्सा उसने ले लिया था, वो संकट बना। और परिणाम क्या निकले इसके कि प्रथम विश्व युद्ध की एक चिंगारी बन गई और वो हत्या हुई किसकी, फर्डिनेंड जो राजकुमार हैं ऑस्ट्रिया के, ये चिंगारी के रूप में बना, एक प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको तो पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन करोगे। हाँ, इसका टॉपिक का नाम यहाँ पे देख लीजिएगा, ये नहीं है बिस्मार्क की उपनिवेश नीति नहीं है, यहाँ पे टॉपिक का नाम है बाल्कन संकट। फिर बात करते हैं बर्लिन कांग्रेस की। देखिए बर्लिन कांग्रेस अपना जो पॉइंट है इसको भी आप फटाफट समझते हैं। क्लास थोड़ी सी बड़ी हो गई, कोई नहीं, अभी 10 मिनट की क्लास के अंदर हम सारे टॉपिक्स को क्लियर कर देंगे। थोड़े से टॉपिक खोल रहे हैं। 9वीं सदी के उत्तरार्ध में ऑटोमन साम्राज्य की कमजोरी यूरोपीय राजनीति का पूर्वी प्रश्न बन गई थी। प्रश्न यह था, तुर्की के पतन के बाद उसकी भूमि कौन लेगा। मैंने अभी बताया ना, तुर्की की भूमि कौन लेगा, तुर्क पे कौन काम करेगा। ठीक है, क्योंकि तुर्की तो कमज़ोर हो चुका है। रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, फ्रांस सभी इस दौड़ में थे। रूसी तुर्की युद्ध, तो देखिए 1877 में रूस ने तुर्की पर आक्रमण किया और सेंट स्टेफेनो संधि हुई। बाल्कन में कई नए देशों की स्थापना करवाई गई, जैसे बुल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया। पर इससे ब्रिटेन और ऑस्ट्रिया चिंतित हो गए, क्योंकि इस रूस बहुत ताकतवर बन गया, क्योंकि रूस ने तो एक तरीके से हमला कर दिया तुर्की के ऊपर और वहाँ पे जीत भी हासिल कर ली। तो बाकी देशों को टेंशन हो रही थी कि ये कहीं पूरा तुर्की ना ले जाए, मतलब लेने तो आया था अपने सिर्फ बाल्कन वाला क्षेत्र, ठीक है, कहीं तुर्की ना ले जाए पूरा और ताकतवर ना बन जाए पूरा यूरोप का। तो किसको संकट महसूस होने लगा, अपने जो रूस है, रूस तो खुद लड़ाई लड़ ही रहा है, संकट उसको महसूस होने लगा ब्रिटेन को, ऑस्ट्रिया को, फ्रांस को। तो बर्लिन कांग्रेस का आयोजन किया गया, एक मीटिंग बिठाई गई कि भाई आओ हम एक मीटिंग रखते हैं। स्थिति को संभालने के लिए मीटिंग बुलाई गई। जून 1878 में बर्लिन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता ओटो वन बिस्मार्क कर रहे थे। बिस्मार्क कहाँ से हैं, जर्मनी से हैं। उसने खुद को द हॉनेस्ट ब्रोकर बताया, ईमानदार मध्यस्थ। उसने क्या कहा खुद को कि नहीं, मैं यहाँ पे अगर किसी का निर्णय लूँगा तो सबके समान तौर पर समानता से लूँगा, मतलब किसी का भेदभाव नहीं करूँगा। अगर मैं जर्मनी से हूँ तो मैं जर्मनी की तरफ ज़्यादा समानता या फिर उसका पक्ष नहीं रखूँगा। मैं यहाँ पर हॉनेस्ट ब्रोकर का काम करूँगा, ठीक है, ईमानदारी से काम करूँगा, जो भी निर्णय होगा ईमानदारी से बताऊँगा। तो प्रमुख निर्णय क्या लिए गए, बुल्गारिया का आकार घटा दिया गया, सर्बिया, रोमानिया और मोंटेनेग्रो को स्वतंत्रता मिल गई। जो तीन छोटे छोटे देश थे किसके अंदर आ रहे थे, बाल्कन क्षेत्र के अंदर, उनको स्वतंत्रता मिल गई। बोस्निया और हर्जेगोविना का प्रशासन ऑस्ट्रिया को दे दिया, ठीक है, वो जो बोस्निया और हर्जेगोविना है वो उसको दे दिया। ब्रिटेन को साइप्रस द्वीप मिला। रूस को सिर्फ सीमित लाभ हुआ, ठीक है, रूस को कोई लाभ हुआ नहीं। रूस को गुस्सा आ गया कि भाई ऑस्ट्रिया ने यहाँ पे कुछ ना कुछ बदमाशी की है, कि कैसे उसको ये हिस्सा मिल गया, उसने तो कुछ किया ही नहीं, कैसे मिला उसको ये हिस्सा, ठीक है। अभी मैंने वो बताया था ना कि और पिछले टाइम पे कि रूस ने हमला कर दिया, उसे गुस्सा आ गया था, वो नाखुश था ऑस्ट्रिया को जब ये मिले, ठीक है। एक तरह से समझिए बिना पूछे वो जो काम हो रहा था ना, ये वैसे ही काम हुआ था कि रूस वगैरह से कोई निर्णय लिया ही नहीं गया कि किसको देना है, और दे दिया किसको, ऑस्ट्रिया को। परिणाम क्या निकला, रूस इस कांग्रेस को असंतुष्ट रहा, मतलब रूस था वो जो इस निर्णय से था, इस मीटिंग से असंतुष्ट रहा। ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन के प्रभाव में वृद्धि हुई। ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन तो बड़े खुश थे कि ना हमें तो कुछ ना कुछ मिल गया प्रॉफिट। बाल्कन क्षेत्र में असंतोष था, जो बाल्कन क्षेत्र है वो तो टूट गया ना एक तरीके से, आधा क्षेत्र उसको दे दिया, आधा क्षेत्र उसको दे दिया, तो बाल्कन क्षेत्र असंतोष था। यूरोप का शक्ति संतुलन वो जटिल हो गया, कि भाई शक्ति जो है अब थोड़ी सी डगमग आ रही थी, आधी इसके पास है, आधी इसके पास है, मतलब कोई ज़्यादा पावर है, कोई किसी के पास कम पावर है। यह भविष्य में बाल्कन संकट का कारण बन गया। अभी हमने डिस्कस भी किया बाल्कन संकट। बिस्मार्क की भूमिका, तो देखिए बिस्मार्क की क्या भूमिका थी। बिस्मार्क ने स्वयं को तटस्थ बताया ना कि वो मध्यस्थ ब्रोकर का काम कर रहा था, लेकिन उसके निर्णयों ने जर्मनी को राजनीतिक प्रतिष्ठा दिलाई, मतलब कहीं ना कहीं उसने जर्मनी के प्रति अपनी वो दिखाई दी कि हाँ यार मैं तो जर्मनी से हूँ, तो जर्मनी के लिए ज़्यादा सपोर्ट रखूँगा। वह यूरोप का निर्णायक नेता बन गया। हालांकि अंदर से यूरोप अब और ज़्यादा बंट चुका था, क्योंकि भाई सब के अंदर वो भावना चल रही थी कि यार हमें तो ताकतवर बनना था और वो बन नहीं पाए, कोई सामने वाला बन रहा है,
तो वो भावना अंदर अंदर चल रही थी यूरोप के अंदर और सब अलग तरह से बंट चुके थे। निष्कर्ष क्या निकलता है? शांति का मुखौटा, संघर्ष की शुरुआत। तो देखिए बर्लिन कांग्रेस ने अस्थायी शांति जरूर दी, यह सिर्फ वॉर का डिले था। रूस की नाराजगी और बाल्कन की अस्थिरता ने आने वाले दशकों में विश्व युद्ध की राह तैयार कर दी। ठीक है, एंग्लो जर्मन संबंध की बात करेंगे फटाफट से। अब 2 टॉपिक रहे हैं अपने। एंग्लो जर्मन, तो देखिए एंग्लो मतलब अपने ब्रिटेन की बात हो रही है, ब्रिटिश इंग्लिश मैंस। ठीक है, जर्मनी का संबंध, जो ब्रिटेन और जर्मन का क्या संबंध था? तो देखिए प्रारंभिक संबंध तो ये था मित्रता और सहयोग का। 19वीं सदी के आरंभ में ब्रिटेन और जर्मनी के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण थे। दोनों देशों के शाही परिवारों के बीच रिश्ते थे, मतलब कहीं ना कहीं रॉयल फैमिली तक कनेक्टेड थी आपस में। औद्योगिक क्षेत्र में भी एक दूसरे के पूरक थे, प्रतिस्पर्धी यानी कंपटीशन नहीं रखते थे, एक दूसरे के मदद करते थे एक दूसरे की। पूरक से मतलब क्या है कि मान ले तू कपड़े का काम कर रहा है तो मैं किसी दूसरे की चीज़ का काम करूँगा, मैं चीनी का काम कर लूँगा। तू पेट्रोल का काम कर रहा है, मैं कोयले का काम कर लूँगा। सेम कंपटीशन नहीं रख रहे थे। ठीक है, तो ये एक दूसरे के पूरक थे। मैत्री इसी वजह से इनके बीच में थी। अब मैत्री कैसे इनकी टूटी, मतलब कैसे इनके बीच में टकराव आया? देखिए कैसर विलियम द्वितीय की नौसैनिक नीति ने ब्रिटेन को सतर्क कर दिया। तो देखिए अपने जर्मनी के अंदर जो कैसर विलियम द्वितीय है उसने नौसेना खड़ी कर दी अपनी। ठीक है, नौसेना खड़ी कर दी और समुद्री व्यापार शुरू कर दिया। जबकि सबसे बढ़िया नौसेना किसकी? ब्रिटेन की। सबसे ज़्यादा ट्रेड कौन करता है पानी के थ्रू, समुद्र के थ्रू? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन को वो महसूस होने लगा कि जर्मनी उसकी सी पावर सुप्रीमेसी, यानी कि समुद्र की जो उसकी पावर है, उसकी जो महानता है, जो उसका महत्व है, समुद्र का कह सकते हैं ताकत है, उसको चुनौती दे रहा है। वहीं जर्मनी की औद्योगिक उन्नति ने ब्रिटिश व्यापार को भी कड़ी प्रतिस्पर्धा दी। मतलब जर्मनी के जो औद्योगिक कहते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो भी ब्रिटेन से बढ़िया होने लग गया। तो ब्रिटेन के अंदर कहीं ना कहीं भावना आ रही थी कि यार ये तो दोस्त होने के बजाय भी हमसे आगे निकल रहा है, ऐसे कैसे आगे निकल रहा है? जो कि भावना गलत भी कह सकते हैं अपन, दोस्त की भावना ही नहीं आनी चाहिए दोस्त के लिए, है ना। जर्मनी ने अफ्रीका और एशिया में उपनिवेशों की मांग की। फिर जर्मनी आगे इतना आ ही रहा था तो उसने एक मांग रखी दी थी, आपको मैंने बताया कि अफ्रीका के अंदर हमें भी उपनिवेश चाहिए, है ना। और कैसे रखी थी? कि इसे अपना इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ाना था, अपना नया नया कहते हैं कच्चा माल और कहीं बेचना था, और देशों पे कब्जा चाहिए था। वरना पहले तो ये नीति नहीं थी जब बिस्मार्क था इसके अंदर, जर्मनी के अंदर। लेकिन अब कैसर विलियम प्रथम आ चुका है, द्वितीय आ चुका है, सॉरी कैसर विलियम द्वितीय। यह ब्रिटिश हितों से टकराने लगा। ब्रिटेन ने इसके जवाब में फ्रांस और रूस के साथ ट्रिपल आतंक बना लिया कि नहीं, हम जर्मनी के खिलाफ आएंगे, तुम दोनों में साथ आ जाओ। कौन? फ्रांस और रूस किसके साथ आ गए? ब्रिटेन के साथ आ गए। फिर बात आती है मोरक्को संकट और बढ़ता तनाव। तो 1905 और 1911 के अंदर मोरक्को संकट ने ब्रिटेन और जर्मनी के बीच दूरी और बढ़ा दी। ब्रिटेन ने खुलकर फ्रांस का समर्थन किया, जिससे जर्मनी को कूटनीति का हार सामना करना पड़ा। मतलब जो दोनों ट्रिपल आतंक बनी थी, जिसके अंदर कौन आया था उसके साथ में? ब्रिटेन आ गया था, ब्रिटेन तो है ही, और अपने रूस आ गया था, फ्रांस आ गया था, है ना। इन्होंने क्या किया? खुल करके किसका किया, क्या कहते हैं, किसका विरोध किया? जर्मनी का। और सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? फ्रांस ने। ठीक है, क्योंकि फ्रांस का दुश्मन कौन है सबसे बड़ा? जर्मनी। तो उसने फ्रांस ने खुलकर समर्थन किया और जर्मनी को हार का सामना करना पड़ा। युद्ध की ओर संबंध। तो युद्ध की ओर क्या संबंध रहा? 1914 तक दोनों देशों के बीच अविश्वास इतना बढ़ गया कि प्रथम विश्व युद्ध में वे मुख्य शत्रु बन गए। अब इतना इन्हें गुस्सा आ गया था एक दूसरे के प्रति कि अब ये सबसे बड़े शत्रु बन गए थे एक दूसरे के। ब्रिटेन ने जर्मनी के नौसैनिक वर्चस्व को, विस्तारवाद को सीधा खतरा माना। ब्रिटेन को तो वैसे ही खतरा दिख रहा था कि नहीं यार, जर्मनी कैसे ना कैसे आगे निकल जाएगा समुद्री व्यापार के अंदर, तो उसको पीछा करना है, उसको हराना है। निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष सीधा सा है कि जहाँ बिस्मार्क ने ब्रिटेन से शांति बनाए रखी थी, बिस्मार्क तो क्या कर रहा था? अच्छे संबंध बनाए रख रहा था। वहीं कैसर ने अपने अहंकार और महत्वाकांक्षा से इस मित्रता का विरोध कर दिया, मित्रता को विरोध में बदल दिया। यही दुश्मनी आगे चलकर युद्ध की नींव बनी। अब आपको मैंने पॉइंट्स अच्छे से बताई दिया। अब लास्ट हमारा टॉपिक है रूस जर्मन संबंध। उसके बाद पूरा ये यूनिट 1 आपके कंप्लीट है। फ्रांस से इसको देख लेते हैं। प्रारंभिक सहयोग यानी रणनीतिक दोस्ती थी इनके बीच में भी, पहले रूस और जर्मनी के बीच में भी। इनके बीच में क्या टकराव हुआ? तो देखिए बिस्मार्क के समय में रूस और जर्मनी के बीच मजबूत मित्रता थी। तो बिस्मार्क ने सबके साथ दोस्ती बनाए रखी थी। ये तो बस कैसर विलियम द्वितीय थे
जो सबके साथ लड़ाई शुरू करना चाहते थे। दोनों देशों ने 1873 में 3 एम्पायर लीग्स बनाया। जर्मनी, रूस और ऑस्ट्रिया के बीच एक समझौता रखा ताकि यूरोप में स्थिरता बनी रहे। ठीक है, द्वितीय समझौते भी किए, जैसे जबकि ऑस्ट्रिया और रूस के बीच बाल्कन को लेकर तनाव बढ़ा तो बिस्मार्क ने रूस से अलग एक रीइंश्योरेंस ट्रीटी की, यानी पुनर्बीमा एक कहते हैं संधि की। इसमें तय हुआ कि अगर तीसरा देश अगर बनेगा तो हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। जैसे कि फ्रांस अगर तीसरा देश हम पे हमला कर दे तो हम एक दूसरे में हमला नहीं करेंगे, दोनों तटस्थ रहेंगे, ना किसी की भी हेल्प नहीं करेंगे, ना किसी का विरोध करेंगे, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। ठीक है, बिस्मार्क के बाद बदलाव क्या आया? देखिए 1890 में कैसर विलियम द्वितीय आए, बिस्मार्क को हटा दिया गया, रूस से संधि समाप्त कर दी। मतलब ये तो सब आते ही संधि समाप्त कर देता है आज, है ना। ब्रिटेन से संधि समाप्त कर दी, रूस से संधि समाप्त कर दी। क्या कर रहा है कैसर विलियम? ये उसकी सबसे बड़ी कूटनीतिक भूल साबित हुई। इतिहास खुद कह रहा है कि ये तो बहुत बड़ी भूल साबित हुई उसकी। फ्रांस रूस निकटता। देखिए रीइंश्योरेंस ट्रीटी के समाप्त होते ही रूस ने फ्रांस के साथ हाथ मिला लिया। रूस तुरंत वहाँ से दोस्ती टूटी, तुरंत चला गया फ्रांस के पास कि हाँ अब हम दोनों दोस्त हैं। 1854 में बना फ्रैंको रूसी गठबंधन, जो बाद में ट्रिपल अतांत की नींव बन गया। फ्रांस, रूस, ब्रिटेन तीनों साथ में आ गए ट्रिपल अतांत के तौर पर, है ना। बढ़ती दुश्मनी और तनाव। तो देखिए रूस और जर्मनी के बीच अब बाल्कन क्षेत्र मुख्य विवाद बन ही गया था। मैंने आपको बताया बाल्कन क्षेत्र वाला विवाद हुआ। रूस सर्बिया का समर्थन करता था जबकि जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ था। यही वह टकराव था जिसने प्रथम विश्व युद्ध की नींव रखी। बाल्कन क्षेत्र वाला क्या तनाव था कि तुर्की का एक हिस्सा कौन सा है, बाल्कन क्षेत्र। बाल्कन क्षेत्र पे सब कब्जा चाहते थे। ऑस्ट्रिया को मिल गया क्या बाल्कन क्षेत्र, किसके तहत मिला? अपने वो कहते हैं कांग्रेस वाली मीटिंग बुलाई गई थी, है ना, वो मीटिंग के तहत वो ऑस्ट्रिया को मिल गया बाल्कन क्षेत्र, जिसके अंदर बुल्गारिया वाला हिस्सा था। रूस इससे खफा था, ठीक है, नाराज था, कैसे कैसे दे दिया। और फिर सबसे बड़ी कांड क्या बना कि फर्डिनेंड जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार हुआ करते थे उनकी हत्या कर दी गई। ऑस्ट्रिया ने हमला कर दिया रूस के ऊपर और फिर जो जिसके सपोर्ट में था उन्होंने उसका सपोर्ट किया और सामने वाले देश का विरोध करते हुए प्रथम विश्व युद्ध छेड़ दिया। निष्कर्ष क्या निकलता है? मित्रता से विरोध तक। बिस्मार्क की दूरदर्शिता ने रूस को मित्र बनाए रखा पर कैसर की नीति ने उसे दुश्मन बना दिया। रूस जर्मनी संबंधों का टूटना यूरोप के शक्ति संतुलन का तोड़ गया और यही टूटन अंततः युद्ध में बदल गया। तो देखिए आज का हमारा पार्ट कंप्लीट होता है, जिसके अंदर हमने पूरी यूनिट 1 कंप्लीट कर लिए। आप इस वीडियो को आराम से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और जो नोट्स हैं उनको अच्छे से देखिएगा। देखिए हर एक पॉइंट्स को इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि आप बिना कुछ चेंज किए इस नोट को एज इट इज भी अगर आंसर के अंदर वहाँ पे कॉपी में लिख करके आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, है ना। नोट्स को ऐसे ही बनाया गया है, पॉइंट्स के अंदर इसलिए बनाया गया है ताकि जब आप इसको प्रेजेंट करें एज इट इज तो आपको सच में अच्छे से अच्छे नंबर मिले। आपके लिए अब यूनिट 2, 3 एंड 4 और 5 मतलब जो आपकी बाकी यूनिट है उसका भी पार्ट लेकर के आएंगे हम। देखिए बाकी इस वीडियो को लंबा बनाने का कारण ये था, ये जो आपकी यूनिट 1 है थोड़ा सा टिपिकल है और ये आधार है आपकी बाकी यूनिट्स का। आपको एक ही बारे में बाकी यूनिट समझ में आ जाएंगे अगर ये समझ में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा ना कौन किसके खिलाफ है, कौन किसके साथ सपोर्ट कर रहा था। तो आगे की यूनिट इसका आधार रखती हैं, तो आगे की यूनिट आपके लिए बड़े हेल्पफुल रहेंगे। उनको हम छोटे से छोटे पार्ट के अंदर कम से कम मैं सोच रहा हूँ बाकी यूनिट्स को तो एक ही पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। इस पार्ट को थोड़ा बड़ा बनाने का कारण यही था क्योंकि ये आपके बेस तैयार करता है, ठीक है। एग्जाम के अंदर बहुत मोस्ट वैल्यू भी रखता है। यहाँ से एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन आना भी बनता है। प्रथम विश्व युद्ध भी आ सकता है, रूस वाला क्वेश्चन भी आ सकता है, जर्मनी वाला क्वेश्चन आ सकता है और बिस्मार्क तो खुद बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो बिस्मार्क की नीतियाँ आ सकती है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।